नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। किसी भी देश के लिए हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए, किसी भी देश के वीज़ा के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है ये काफ़ी सारे ट्रैवलर्स में। कहीं मेरी सैलरी कम तो नहीं है? क्या मेरी ये सैलरी इनफ है जिससे मुझे वीज़ा मिल सकता है? मुझे जापान जाना है, क्या ये सैलरी काफ़ी रहेगी? मुझे कनाडा जाना है, क्या ये काफ़ी रहेगी? शेंगन के लिए कैसा रहेगा? यूएस के लिए कैसा रहेगा? और कई सारे आप में से ही व्यूअर्स हैं जो कहते हैं सैलरी आप बता दीजिए कितनी होती है, अरेंज करना हमारा काम है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप किसी भी देश में जाना चाह रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेते हैं या देते हैं, इन्विटेशन करते हैं या इन्विटेशन पर जाते हैं तो उसका क्या महत्व है, आपकी सैलरीज का होनी कितनी चाहिए, एक्चुअल में फिगर क्या मैटर करती है, आंकड़े क्या बोलते हैं। ये सारे कंसर्न्स आपको इस सिंगल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो, आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम फ्यूचर में भी बनाएंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे बेसिक से। मान लीजिए आपको जाना है सिंगापुर या आपको जाना है फिलीपींस। तो सिंगापुर के लिए तो सैलरी का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपकी 15-20 सैलरी भी है तो भी वो इनफ होती है, वीज़ा मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आप जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, चाहे सैलरी हो या बैंक बैलेंस हो। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि वो कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसी भी एम्बेसी ने, किसी भी कंट्री ने नहीं रिलीज किया हुआ। ऐसा थोड़ी ना कोई कंट्री कह सकती है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तो ही हम आपको वीज़ा देंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। 20,000 रुपए वालों को भी कनाडा वीज़ा मिलते हैं, 50,000 रुपए वालों बैलेंस वालों को भी शेंगन वीज़ा मिला है, जिसका मैंने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया था, 80,000 था उनका। तो ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन एक हम अगर जनरल फॉर्मेट की बात करें, जो वो वाइडली एक्सेप्टेड सोची समझी बातें हैं उसकी बात करें, तो उस हिसाब से अगर आप 15 से 20,000 रुपये भी कमाते हैं तो सिंगापुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 30 से 35 तक कमाते हैं, 40 तक कमाते हैं तो शेंगन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आपका अकाउंट बैलेंस नीटली मेंटेन्ड हो, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और आपके दस्तावेज पूरे हों। आप यूके में जाते हैं तो 40 से 50 के बीच में सैलरीज अगर आप शो करते हैं जो कांस्टेंट रिदम में आ रही है और आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे हैं। आप कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उसमें 50 के आसपास सैलरीज एक वाइडली एक्सेप्टेड सैलरी मानी जाती है कि अगर आपकी सैलरी 50 के आसपास है तो बहुत ही अच्छी बात है। सैलरी की तो देखिए कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा उनके लिए। क्यों? क्योंकि सैलरी वो क्यों चेक करते हैं आपकी सैलरी? उनकी आप मेंटालिटी समझिए। वो सैलरी इसलिए चेक करते हैं कि भाई अगर ये यहाँ पे अच्छा कमा रहा होगा, वीज़ा कन्वर्ट नहीं कराएगा या लीगली अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं कराएगा। भाई कितने सारे आपने केसेस सुने हैं कि लोग शेंगन में जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके उसे कन्वर्ट करा लेते हैं। सेम कनाडा, यूके में भी आपने बहुत सुना होगा। तो अगर यहाँ पर ही वो अपनी अच्छी सैलरी से प्रूफ दे देते हैं तो जो वीज़ा काउंसलर होता है उसको एक तरह से इस चीज़ का वो थोड़ा सा इससे कन्विंस हो जाता है, उसको थोड़ा इंप्रेशन पॉजिटिव पड़ता है कि यहाँ पर ये इतनी अच्छी सैलरी कमा रहे हैं तो वहाँ पर ये क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी को सैलरी नहीं मिलने वाली। उनको पता चल जाता है आपकी प्रोफाइल स्टडी करके कि आप वहाँ पे अगर इनकेस इलीगली या लीगली को किसी एक धारा के तहत अपना कन्वर्ट कराते हैं वीज़ा, तो क्या उस केस में आपको सैलरी मिल सकती है, कितनी मिल सकती है, उनको आपकी प्रोफाइल से अंदाज़ा हो जाता है। उसी चीज़ को तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए सैलरी जितनी अच्छी हो हम तो कहते हैं उतना ही अच्छा है। बट स्टिल अगर आप 50+ सैलरी दिखाते हैं तो कनाडा, यूएस में आपकी बात बन जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी आप 50 के आसपास सैलरी दिखाते हैं और बाकी आपकी सारी इनकम कंप्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और अब इसमें जैसे सैलरीज की तो हमने बात कर ली। अगर आप एक नॉर्मल सोलो ट्रिप पे जाते हैं, अगर आप एक फैमिली के साथ भी जाते हैं तो भी सैलरी इतनी एक्सेप्टेड है। उस केस में सिर्फ आपका बैंक बैलेंस रीजनेबल होना चाहिए। आपने दिखाया जी हम 4 लोग ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं और उस टाइम अगर आप 2-2.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस दिखाएंगे तो कैसे बात बनेगी? आप 4 लोग जा रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, 8-10 लाख रुपए तक का होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महंगी डेस्टिनेशन है, न्यूजीलैंड एक महंगी डेस्टिनेशन है। अकॉर्डिंगली अगर आप कनाडा में जाते हैं, यूके में जाते हैं, तो भी आपको ये चीज़ें दिखानी चाहिए। आपने कभी यूके का रिफ्यूजल लेटर देखा है किसी का? आपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड का, रिश्तेदार का, आप यूके का रिफ्यूजल लेटर पढ़ेंगे ना, वो पूरे आपके केस को अच्छे से एलेबोरेट करके उसमें सारी चीजें पकड़ लेते हैं। जी आप दिखा रहे हो आपकी सैलरी इतनी है, लेकिन आईटीआर में तो ऐसा नहीं लिखा।
आप भी कह रहे हो आपकी सैलरी इतनी है, तो लेकिन आपके ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट है, तो आपने इतना सेव कैसे कर लिया? यानी अगर सैलरी से ज्यादा अकाउंट बैलेंस है तो उनको डाउट होता है, सैलरी से बहुत कम अकाउंट बैलेंस है तो भी उनको डाउट होता है, सैलरी से अकाउंट बैलेंस मैच नहीं होता तो भी उनको डाउट होता है, सैलरी बहुत कम होती है तब तो वैसे ही नहीं कन्विंस होते। तो वीजा का कुछ ये सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें आप अपनी प्रोफाइल को बहुत बैलेंस तरीके से बनाएं। आपकी जो सैलरी है वो जस्टिफाई करे आपके अकाउंट बैलेंस को। किसी का अकाउंट बैलेंस 50 लाख रुपए का वो शो कर रहा है और उसकी सैलरी 25,000 रुपए है, तो कैसे जस्टिफाई हो सकता है? आप ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो काउंसलर कैसे करेगा? तो ये सारी चीजें आपस में मैच करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप किसी की स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं, आपको कोई बाहर का बंदा स्पॉन्सर करता है, तो भी आपकी सैलरी मैटर करती है। आप ये ना सोचे कि उस टाइम आपकी सैलरी मैटर नहीं करती है, इनफैक्ट आपकी तो करती है, स्पॉन्सर की भी सैलरी मैटर करती है। अगर वो ही पार्ट टाइम जॉब करके किसी बड़ी मुश्किल से अपना सारा खर्चा पूरा कर रहा है और फिर वो एम्बेसी को बोलता है जी ये मेरा ब्रदर है, कजन है, मैं इसको बुला रहा हूँ और मेरा जो है ये मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या इतना ही मेरा कुछ है, तो उससे काउंसलर को यही तो मैसेज जा रहा है कि आप वहां पे इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, ऊपर से आप एक लायबिलिटी और ऐड कर रहे हैं अपने ऊपर। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट कन्विंस्ड। ऐसे केसेस में मैक्सिमम रिजल्ट्स नेगेटिव ही आते हैं, एक्सेप्शनली पॉजिटिव आते हैं। अगर इनविटेशन पे भी जाते हैं तो भी ये चीजें काउंट होती हैं, क्योंकि इनवाइटी जो ज्यादातर इनवाइटी होते हैं वो इनवाइटर के घर पे ही रुकते हैं। तो जब आप किसी इनवाइटर के घर पे रुकते हैं तो उस केस में वीजा काउंसलर ये चेक करता है उनका घर कहां पर है, क्या वो रेंटेड है, ओन्ड है। अगर वो रेंटेड है तो इनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका रेंट निकल रहा हो। ओन्ड है तो हो सकता है इनका बैंक से लोन पीछे से चल रहा हो, तो भी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। अब इतने बंदों को बुलाया है, इनकी खुद की इतनी फैमिली है, तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीजें मैच करती होती हैं। तो इसलिए सैलरी इनवाइटी अगर कोई इनवाइट कर रहा है, इनवाइटी को इनवाइटर इनवाइट कर रहा है, शेंगन एरिया में हो या कनाडा में हो, तो अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। और इनवाइटर की सैलरी जो मैंने आपको अभी अप्रोक्सीमेट फिगर्स बताई है उसके हिसाब से होनी चाहिए, और इससे ज्यादा है तो और भी गुड है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, कई लोगों का इंटरेस्ट भी आता है, आप उसको कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 40,000 है और वो अपना यूके का वीजा अप्लाई करते हैं। यूके का वीजा अप्लाई किया 40,000 में, लेकिन उनके बैंक में अब काफी सारे ऐसे बैंक हैं जो अच्छा इंटरेस्ट देते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर भी। जैसे मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो पब्लिकली उनका काफी प्रमोशन हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं। अदरवाइज हो सकता है कि आप मेरी बातों में आके वहां अकाउंट खुलवाने जाए और पता चले वो स्कीम उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन मैंने काफी सारी बैंक स्टेटमेंट्स में देखा है कि सेविंग अकाउंट में भी उनको क्वार्टरली बड़ा अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो ये भी तो आपकी एक इनकम हो गई। जब आप आईटीआर पे इसे मेंशन करते हैं, आपका सीए मेंशन करेगा जी सैलरी इनकी 40,000 है, साल में इन्होंने 4,80,000 रुपए कमाए, लेकिन इस साल में इन्होंने 80,000 रुपए का इंटरेस्ट भी कमाया। आप कवर लेटर पे वो चीज नहीं लिखते या वीजा फॉर्म पे वो चीज नहीं लिखते, ये आप गलती करते हैं। तो जो भी आपकी सैलरी डायरेक्ट आ रही है उसे तो मेंशन करें। ऑल्टरनेट सोर्स में जो भी बैंक का इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, या कोई शेयर मार्केट में आपके डिविडेंड्स आ रहे हैं, या पीएफ आ रहा है आपका, जो भी आ रहा है उसको भी मेंशन करें। वो भी तो आपका एसेट ही है, वो लायबिलिटी थोड़ी है। काफी सारे लोग उसको मेंशन ही नहीं करते, सोच के ये तो यूजलेस है। यूजलेस नहीं है। जो भी पैसा जहां से भी आ रहा है, जिसका आपके पास प्रूफ है, आप उसको वहां पे कॉन्फिडेंटली मेंशन कीजिए। वो आपकी हेल्प ही करने वाला है, वो आपके एसेट्स को एक्सपैंड ही करेगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह, जैसा मैं काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, वो चीजें भी ऐड करें। आपकी प्रोफाइल इससे स्ट्रांग ही बनेगी। इनकम का मतलब हो गया किसी भी सोर्स से इनकम आता हो। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, वो भी मेंशन करें जी मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा जी मैं 2 जगह कर रहा हूं, 3 जगह कर रहा हूं, मेरे को यहां से इतना मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। प्रॉपर अकाउंट में पैसे आने चाहिए। सैलरी वही काउंट होगी जो आपके अकाउंट में आ रही है। कैश का बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। काफी सारे लोग कैश में डीलिंग करते हैं। जो मेरी एडवाइस लेते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप अपने जो भी आपका ओनर है, आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट करें कि सर कैश मैं नहीं ले सकता, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। अगर वहां पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प लेके अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएं, या कैश आ रहा तो कैश को डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट कराएं और कैश की स्लिप बनवा लें। टू वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कुछ ना हो रहा हो तो कोशिश तो ये करें कि आपके अकाउंट में आ जाए। ये सारी चीजें करने पर आपको वीजा क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। गारंटी तो देखिए वीजा ट्रेड में नहीं होती है, मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन जब सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सब कुछ अच्छा है, सैलरी अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री भी मैच हो रही है, अकाउंट स्टेटमेंट्स परफेक्ट हैं, आईटीआर हैं, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो क्यों नहीं आपको वीजा मिलेगा? बहुत ही नसीब की बात हो जाती है कई बार कि बहुत अच्छी प्रोफाइल को वीजा नहीं मिलता। बड़ा ही नसीब वाली बात भी हो जाती है। लिटरली ये इसमें इसके कोई एक्सप्लेनेशन रहता ही नहीं है कि इतनी अच्छी प्रोफाइल को वीजा नहीं मिला। कभी कभी ऐसा हमें भी शौक लगता है
लेकिन आमतौर पे अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये जो सैलरीज मैंने बताई थी, मुझे उम्मीद है कि ये सारी डिटेल्स आपको हेल्प करेंगी जो भी आप जॉब करते हैं और जहाँ पर भी आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं। अगर आपको डाउट था मेरी सैलरी इनफ है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरी गाइडलाइंस मिली होंगी। अगर आप हमारी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे एम्बेसीज ओपन होना शुरू हो गई हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी फाइलिंग के लिए हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है। इस चैनल पर सारी वीडियोज़ हैं जिससे आप अपनी फाइल को अच्छा बना सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।